निश्चय आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स क्विज की। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न, समकारी लेवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे 2016 में भारत में डिजिटल लेन-देन पर कर लगाने के इरादे से पेश किया गया था। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। वर्तमान में डिजिटल समाचार और ऑनलाइन विज्ञापनों को छोड़कर अन्य सभी डिजिटल सेवाएं समकारी लेवी के दायरे में आती हैं। देखते हैं चर्चा में क्यों है। वर्ष 2016 में अनिवासी सेवा प्रदाता के लिए ऑनलाइन विज्ञापनों हेतु अगर कोई कंपनी 1 लाख से ज्यादा का विज्ञापन करती है तब उसके लिए समकारी लेवी को लाया गया था। उसको इस पे 6% का टैक्स गवर्नमेंट को देना था। अगर इस कर के भुगतान में कोई देरी होती है तब उन पे 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट उनको देना था। तो हाल ही में सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये जो 1 महीने वाली समय सीमा है इसमें वो कोई विस्तार नहीं कर रही है। पहली बात क्यों चर्चा में है कि इस 1 महीने वाली समय सीमा में विस्तार नहीं किया जा रहा है। दूसरा क्यों चर्चा में है, पहले केवल ऑनलाइन विज्ञापन इसमें शामिल थे। अब सरकार ने जो ऑनलाइन बिक्री, ऑनलाइन सेवा प्रदाता कंपनियां हैं, ऐसी कंपनियां जो अनिवासी हैं, अनिवासी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, जिनकी मुख्य शाखाएं भारत में स्थित नहीं है, उनके लिए उन पर भी इस समकारी लेवी को लगा दिया। अब 1 अप्रैल 2020 से ये प्रभावी हो गया। अब उनको भी ये टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा क्यों करा गया है? वो कंपनियां भारत में टैक्स से बचने के लिए कहीं बाहर से बिलिंग करती थी और भारत में टैक्स से बच जाती थी, तो इसका विस्तार कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये चर्चा में है। देख लेते हैं क्या आंसर होगा। डिजिटल लेन देन के लिए शुरू करा गया था 2016 में? नहीं, डिजिटल लेन देन के लिए नहीं, विज्ञापनों के, डिजिटल विज्ञापन पे शुरू करा गया था। अगर 1 लाख से ज्यादा विज्ञापन होगा तब उसके लिए। यह अप्रत्यक्ष कर है? गलत, यह अप्रत्यक्ष कर नहीं है। कैसा कर है? एक प्रत्यक्ष कर है जो कि सीधे कंपनी को जमा कराना है। वर्तमान में डिजिटल समाचार और ऑनलाइन विज्ञापनों को छोड़कर सभी सेवाओं पर समकारी लेवी लगी हुई है। सभी डिजिटल सेवाओं पर? ये भी गलत। विज्ञापनों से तो इसकी शुरुआत ही हुई थी, अब बढ़ा के इसको ई कॉमर्स तक लाया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पूछा है कौन से स्टेटमेंट गलत है, देखा तीनों ही गलत है, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में सबसे बड़ी दर्ज तितली का नाम क्या है? सबसे बड़ी तितली, ब्लू मार्मन, दक्षिणी बर्डविंग, गोल्डन बर्डविंग, पश्चिमी हिमालय कॉमन पीकॉक। देखते हैं चर्चा में क्यों है। एक हिमालय तितली गोल्डन बर्डविंग को भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित करा गया है हाल ही में, और इसमें जो सबसे बड़ी तितली है ये नर तितली है। मादा गोल्डन बर्डविंग को उत्तराखंड के डीडी हाट में रिकॉर्ड करा गया है, और सबसे बड़ी नर गोल्डन बर्डविंग को मेघालय की राजधानी शिलोंग में बानखर तितली संग्रहालय में रिकॉर्ड किया गया है। इसमें ये भी याद रखेंगे, बानखर तितली संग्रहालय कहाँ है? मेघालय में। ये भी चर्चा में। इससे पहले किसको माना जाता था सबसे बड़ी तितली? तो दक्षिणी बर्डविंग तितली को सबसे बड़ी तितली माना जाता था, और ये रिकॉर्ड कब करा गया था? 1932 में। तो इतने लंबे समय तक इसका रिकॉर्ड बना रहा, और अब सबसे बड़ी तितली किसको माना जा रहा है? गोल्डन बर्डविंग को। कहाँ पाई गई है? मेघालय की राजधानी शिलोंग में बानखर तितली संग्रहालय में। नापा कैसे जाता है? तो पंख के आकार पर नापा जाता है उसको। जो पहले थी दक्षिणी बर्डविंग, उसके पंख की लंबाई 190 मिलीमीटर थी, और इनके पंख की लंबाई 194 मिलीमीटर है। आंसर देखते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? गोल्डन बर्डविंग। किसका स्थान लिया है इसने? दक्षिणी बर्डविंग का। भी ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इदलिब प्रांत, जिसका उल्लेख कभी कभी समाचार में किया जाता है, हाल ही में चर्चा में था, तो ये कहाँ पर है? इराक में, ईरान में, सीरिया में, या लेबनान में? देखते हैं क्यों चर्चा में था। सीरियाई और रूसी विमानों ने इदलिब प्रांत में स्कूल, अस्पताल, बाजारों पर घातक हवाई हमले किए हैं, और संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं ने इन हमलों को युद्ध अपराध घोषित किया है। इसलिए इदलिब चर्चा में है। तो मैपिंग के हिसाब से देख लेते हैं इदलिब कहाँ है। ये आप देख रहे हैं सीरिया, और सीरिया के इस पता ये प्रांत है इदलिब, सीरिया में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इदलिब प्रांत कहाँ है? सीरिया में। सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रणवीर सिंह समिति जो कभी कभी समाचार में उल्लेखित होती है, इसका संबंध है फिल्म उद्योग को नियंत्रित करने संबंधी सुधार से, यूपीएससी में सुधार से, आपराधिक कानूनों में सुधार से, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से। देखते हैं चर्चा में क्यों है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा आपराधिक कानूनों में सुधार हेतु एक राष्ट्रीय स्तर की समिति जो है रणवीर सिंह समिति का गठन किया गया था,
और इसके गठन की घोषणा गृह मंत्री अमित शाह ने दिसंबर 2019 में की थी। गठन इसका 4 मई 2020 को किया गया। काम क्या था इसका? जैसे मॉब लिंचिंग जैसे अपराध हैं तो इनके लिए भारतीय दंड संहिता और भारतीय आपराधिक प्रक्रिया संहिता में किस प्रकार के परिवर्तन किए जाने चाहिए, उस पर ये चर्चा करेगी। आईपीसी में और सीआरपीसी में क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए। अभी चर्चा में क्यों है? गठन तो मई में हो गया था। कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, पूर्व नौकरशाहों ने इस समिति को पत्र लिखे हैं और कहा है कि इसमें विविधता की कमी है, इसकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता नहीं है। तो इस समिति के कार्यशैली पर कुछ प्रश्न उठाए गए हैं। तो इसमें एक तो हमारे काम का यही है कि रणवीर सिंह इसके अध्यक्ष हैं और वो कुलपति नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हैं। और एक आपत्ति उनकी प्रमुख ये है कि जो सीआरपीसी आईपीसी के लिए पिछली समितियां बनी हैं उनमें कोई पूर्णकालिक सदस्य होता था, इसमें कोई पूर्णकालिक सदस्य नहीं है। कुछ पिछली समितियों के नाम हैं, जब ये रणवीर सिंह समिति चर्चा में है तो वो भी पूछी जा सकती है। माधव मेनन समिति बनाई गई थी और मलिमत कमेटी बनाई गई थी। ये 2003 में, ये 2007 में। मलिमत कमेटी, माधव मेनन समिति, रणवीर सिंह समिति, सबका संबंध किससे है? आईपीसी और सीआरपीसी में सुधार से। सही आंसर क्या हो जाएगा? आपराधिक कानून में सुधार से इसका संबंध। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में आपराधिक कानूनों के संहिताओं का मुख्य वास्तुकार कौन? जो ये आईपीसी सीआरपीसी बने हैं इनको किसने बनाया था? कौन इनका वास्तुकार है? भीमराव अंबेडकर ने, मनेपल्ली नारायण राव वेंकटचलैया ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकाले। तो चर्चा में तो इसी वजह से है क्योंकि आईपीसी और सीआरपीसी में सुधार के लिए एक समिति बनाई गई है और उसकी कार्यशैली पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, तो वो चर्चा में है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनका निर्माण किसने करा था। आईपीसी सीआरपीसी किस सूची में आते हैं? क्या संघ सूची में आते हैं, राज्य सूची में आते हैं, संबंधित सूची में आते हैं? तो उस पर प्रश्न बनाया गया है। चर्चा में क्यों है वो हमने देख लिया। लॉर्ड मैकाले उसने ये संहिताकरण करा था तो उसको इनका वास्तुकार माना जाता है। संक्षेप में ज्यादातर लॉर्ड मैकाले ही लिखा जाता है, आप पूरा नाम लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकाले इसको भी देख सकते हैं। और ये आईपीसी और सीआरपीसी दोनों ही 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल है। इसका मतलब आईपीसी में और सीआरपीसी में राज्य सरकारें भी संशोधन कर सकती हैं और केंद्र सरकारें भी संशोधन कर सकती हैं। क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी, लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकाले। अगर आपको ये प्रश्न पसंद आते हैं तब आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, निश्चय आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब करें। इस क्विज की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।